दोस्तों, मोदी जी के मिजाज में माफी मांगना, झुकना, ये उस मिजाज की तबीयत में नहीं है। इसलिए मोदी जी या उनकी सरकार अगर माफी मांगने लग जाए, झुक जाए, नतमस्तक हो जाए, वो भी दूसरे मुल्कों के सामने, तो समझ लीजिए मामला छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। और इसके अंदर की कहानी क्या है जो अब तक सामने नहीं आई। आज उस अंदर की कहानी के बहुत भीतर में डूबने वाला हूं और तथ्य आपके सामने लाने वाला हूं। और ये कहानी सिर्फ कुछ बड़े मसलों से जुड़ी नहीं है। बड़े मसलों पर भी आऊंगा, कुछ व्यक्तिगत मसले भी हैं, कुछ निजी मजबूरियां भी हैं। और वो मजबूरियां गौतम अडानी की भी है, मुकेश अंबानी की भी है, और कुछ हद तक नरेंद्र मोदी जी की भी है। मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले जहां वाकई जिस तरह से नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ने जिस तरह के बयानात दिए पैगंबर मोहम्मद साहब पे, और उसके बाद जो हलचल हुई ओमान में, यूएई में, बहरीन में, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में, ईरान में और भी कई मुल्कों में, उसका इतना बड़ा इंपैक्ट होने जा रहा था जिसकी कल्पना खुद सरकार ने नहीं की थी। आज मैं इन्हीं सब पहलुओं पर आऊंगा, और जिस पर आप इंटरेस्टेड हैं कि आखिर अडानी के और मुकेश अंबानी के और व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी, उनका क्या मसला था, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन खबर शुरू करूंगा मैं बड़े मुद्दों से। और ये घटना क्रम शुरू क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि जो झगड़ा था वो तो शुक्रवार से शुरू हुआ था, और शुक्रवार, शनिवार और इतवार की सुबह तक सरकार चुप रही। उसने नूपुर और नवीन पर कोई टिप्पणी नहीं, कोई एक्शन नहीं। फिर इतवार की दोपहर में ऐसा क्या हो गया, मैं उस पर भी आऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि पिक्चर मैं पूरी क्लियर करने जा रहा हूं। और मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि पिछले 8 सालों में मोदी जी के सामने अब तक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा अपमान भी है। अब दोस्तों, इस मसले पर मैं अडानी, अंबानी और मोदी जी, उस पर आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रीकैप कर दूं कि असली जो कहानी है वो कहां से शुरू होती है। शुरू होती है ये शनिवार से, जब हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी दोहा यानी कतर पहुंचते, वहां लैंड करते हैं। और उस वक्त तक विदेश मंत्री आते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं। दीपक मित्तल जो वहां के एम्बेसडर हैं वो भी आते हैं। लेकिन उसी बीच ओमान के जो मुफ्ती साहब हैं, ये मुफ्ती साहब, ये एक ट्वीट करते हैं, और उस ट्वीट में मोहम्मद साहब को लेकर जो टिप्पणी की गई थी आपत्तिजनक, उसका जिक्र होता है। और मुफ्ती साहब का इतना होल्ड है इस्लामिक देशों में, मिडिल ईस्ट में, कि वो ट्वीट वायरल होती है, ट्रेंड करने लग जाती है। और उसी बीच वेंकैया नायडू को ये बता दिया जाता है कि आपके एम्बेसडर दीपक मित्तल को दोहा सरकार ने तलब कर लिया है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि इधर उपराष्ट्रपति देश में है, कतर में है, और कतर के राजदूत भारत के, उसको तलब किया जा रहा है। और इसका असर यह हुआ कि वेंकैया नायडू को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ गई। अब इसे शनिवार की रात कहें या इतवार की रात 1 बजे कहें, एक्चुअली जब कतर में इस तरह का डेवलपमेंट हुआ तो पीएमओ की घंटी बज गई। क्राइसिस ये थी कि विदेश मंत्री जयशंकर, जी हाँ, एस जयशंकर, विदेश मंत्री मोदी जी के सबसे खास, वो उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं थे। वो यूरोप, उनका जहाज जा चुका था, वो चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग पहुंच चुके थे, विदेश मंत्री नहीं थे। और उसके बाद रात भर फोन से बातचीत होती रही, मोदी हॉटलाइन पर आ चुके थे और इंपैक्ट लिया जा रहा था। सारे एम्बेसडर से बात हो रही थी, सऊदी अरब के एम्बेसडर से, यूएई के एम्बेसडर से, ओमान के एम्बेसडर से, कुवैत के एम्बेसडर से, और हर जगह मोदी जी का बहिष्कार हो रहा था।
हर जगह हिंदुस्तान के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक वॉर जैसी शुरू हो चुकी थी, मोहम्मद साहब को लेकर, उन पर टिप्पणी को लेकर। अब उस कयामत की रात में, उस परेशानी वाली रात में, उस बेचैनी की रात में गौतम अडानी किसको फ़ोन कर रहे थे दिल्ली, या मुकेश अंबानी के सेक्रेटेरिएट में क्या हो रहा था, उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन पहले जान लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने क्या असेसमेंट किया, और आप कुछ ग्राफिक्स देखिए जिससे आप चीज़ों को और समझ सकते हैं। अब जो एक और बड़ी मुसीबत थी, या कहें सबसे बड़ी मुसीबत थी प्रधानमंत्री मोदी के लिए, वो ये थी कि जिन देशों में विरोध हो रहा था बीजेपी की जो नेताओं की, प्रवक्ताओं की जो टिप्पणी थी, वहाँ तकरीबन 1 करोड़, प्रिसाइजली 90 लाख प्लस हिंदुस्तानी वहाँ पर रहते हैं, जिसमें यूएई, दुबई, अबू धाबी, शारजा, यहाँ पर 34%, उनकी आबादी के 34%, आप कह सकते हैं तकरीबन 30 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं। कतर में 26% इंडियंस हैं, जहाँ पर वेंकैया नायडू बहुत एम्बेरेसिंग सिचुएशन में थे। कुवैत में 24%, बहरीन में 19%, ओमान में 15%, सऊदी अरब में 7%। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा आमदनी जो रेमिटेंस है वो इन्हीं 6-7 मुल्कों से, तकरीबन $83 बिलियन। ये मैं आंकड़ा आपको 2021 का बता रहा हूँ, 2021 का। इतना पैसा वहाँ से आता है। और क्योंकि इस तरह की इनपुट्स आ रही थी कि अगर भारत ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है कि व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, एक्सपोर्ट्स को लेकर और एनआरआईज को लेकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज आपस में बातचीत करके कुछ रिव्यू कर सकती हैं सिचुएशन को। ये संकेत अच्छे नहीं आ रहे थे। सबसे बड़ी बात ये कि तकरीबन 3.5 करोड़, या यूं कहूं कि 3.2 करोड़, 32 मिलियन, 3.2 करोड़ इंडियंस भारत के बाहर रहते हैं। और इसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आधे, 1.5 करोड़ के आसपास भारतीय जो काम करते हैं वो इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में। आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश की सारी इकॉनमी यहीं से चलती। और एक इस तरह की खबर भी दिल्ली दरबार में पहुंचाई गई कि सऊदी अरब और कुछ कंट्रीज़ ये सोच रहे हैं कि अब आगे से हम उन लेबर्स को ही बुलाएंगे, उन वर्कर्स को ही बुलाएंगे जो मुस्लिम कंट्री से होंगे, हिंदुस्तान के हम लेबर्स नहीं बुलाएंगे। इस स्टेप के बारे में भी सोचा जा रहा था। अब बीजेपी का जो शनिवार तक स्टैंड था नूपुर और नवीन के बयान को लेकर, उससे भी कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं बहुत बेहद गहरी नाराज़गी थी इस्लामिक कंट्रीज़ को। और उनका जो एपेक्स बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC जो कंट्रीज़ है, जिसमें ज़्यादातर ऑयल प्रोड्यूसिंग है, ये भी सिचुएशन को इनफॉर्मल तरीके से रिव्यू करने लगी, एक्शन लेना चाहती थी। और ये बात भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक देर रात, आप यूँ कह सकते हैं रविवार की सुबह तक पहुँच चुकी थी। तो एक घंटी जो है परेशानी की वो बज रही थी PMO में। उसका एक बड़ा कारण मैं आपको और बता दूं कि जो हिंदुस्तान है उसको तकरीबन 50 लाख बैरल ऑयल हमको तेल चाहिए पर डे। ये हमारा कंजम्पशन है देश को चलाने के लिए। और इसमें 50 लाख बैरल में 60% जो तेल है, 60% तेल इन्हीं OIC कंट्रीज से आता है। तो भारत यहाँ भी हिल गया कि अब क्या होगा। लेकिन अब मैं उस बात पर आता हूँ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, अडानी, अंबानी और मोदी जी। अब इतवार की उस रात में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उनका ये कहना है कि शांतिग्राम जो मुख्यालय है अडानी का, वहाँ भी बेचैनी थी, पल पल की सिचुएशन देखी जा रही थी और वो लोग भी दिल्ली दरबार के टच में थे। और कुछ ऐसी ही सिचुएशन मुकेश अंबानी के मुख्यालय में थी। जी हाँ, इस मुख्यालय में भी ऐसी ही बेचैनी थी। अब उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि अडानी साहब का जितना भी एक कह सकते हैं कि जो बिज़नेस है ओवरसीज़, वो दुबई से कंट्रोल होता है। और वहीं पर ये साहब जी, विनोद शांतिलाल शाह अडानी, विनोद
शांतिलाल शाह अडानी, ये अडानी जी के भाई हैं, छोटे भाई हैं। ये वहाँ पर पूरा बिजनेस कंट्रोल कर सकते हैं, और ये जो बिजनेस कंट्रोल करते हैं वो अडानी ग्लोबल के मार्फत करते हैं। और एक और कंपनी है अडानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। दो कंपनियां हैं जो सारे ओवरसीज ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। मैं कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा कि दुबई से आखिर और वो क्या क्या करते हैं, लेकिन ये दो उनके एड्रेसेस हैं जहां पर अडानी पूरी तरह से फोकस है। यानी ज़रा सा भी गड़बड़, ज़रा सी भी नाराज़गी शेख के स्तर पर हुई भारत और यूएई में या गल्फ में, तो इस एम्पायर को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आपको लगता होगा कि अडानी साहब का जो विचारधारा है वो संघ की विचारधारा है। हो सकता है आपको लगती हो, परसेप्शन हो, बीजेपी की विचारधारा है, मोदी और शाह वाली विचारधारा अडानी जी की, लेकिन उनका जो बेस है ओवरसीज वो मुस्लिम खाड़ी देशों में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आप कंपनी देखिए, अबू धाबी की है IHC, और IHC ने तकरीबन पिछले दिनों 15,400 करोड़ 15,400 करोड़ रुपीस इस अबू धाबी की कंपनी ने अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइज, अडानी की 3 कंपनियों में निवेश किया। अब ये निवेश किस प्रकार का था, इसके पीछे कौन है, इस पर फिर कभी बात होगी, अभी सिर्फ आप इतना ही समझिए। एक और चीज़ कि गल्फ में, मिडिल ईस्ट कंट्री में जिस तरह से पांव जमा रहे हैं अडानी, खुश करने के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की हुकूमत के लिए, इस बार एक बहुत बड़ी रकम वो लगा चुके हैं और उन्होंने फ्रेंचाइजी ले ली है यूएई में T20 लीग की। IPL जैसा या IPL से भी बड़ा मेला लगने जा रहा है वहाँ पर, और उसके राइट्स अडानी जी ने ले लिए हैं, वो भी स्टेक पर। ये उनके संबंध बनाते हैं। और एक चीज़ और, सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी में से अरामको, ये कंपनी, इससे भी बातचीत चल रही है। यानी यूएई में भी वो अपना बेस बना चुके हैं, कतर, बहरीन पर भी अडानी की नज़र है, और सऊदी अरब, वहाँ वो अरामको के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी डील करना चाहते हैं। तो बहुत स्टेक्स अडानी के भी मिडिल ईस्ट में। अब मुकेश अंबानी के जो न्यूज़ चल रहे हैं, 70% जो हिंदुस्तान के चैनल हैं जिस पर मुकेश अंबानी का कब्जा है, वो चैनल दिन रात किस तरह की खबरें दिखाते हैं, आप सबको मालूम है, किस तरह से देश का माहौल गर्म करते हैं। लेकिन मुकेश भाई को लगता था ये सब कुछ हिंदुस्तान में ही हो रहा, बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन ये खबर जब बाहर गई और ये जो रिएक्शन हुआ नूपुर को लेकर, नवीन को लेकर, पूरे मिडिल ईस्ट में, तो मुकेश भाई भी हिल गए। और उस रात एक असेसमेंट मीटिंग वहाँ पर हुई। उसकी वजह यह है कि पूरा मुकेश भाई का जो आप कह सकते हैं पूरा बिजनेस का बेस, उनकी रिफाइनरी का, जहाँ वो क्रूड ऑयल रहते हैं, वो सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट से है। आप समझ सकते हैं कि उनकी स्टेक्स कितने ज़्यादा हैं। और यही नहीं, आप ज़्यादातर उनके जो जॉइंट वेंचर्स, हालांकि अरामको से वो बात कर रहे थे, वो डील टूट गई, लेकिन कई और कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट की, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जहाँ से लगातार वो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं या दे रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, ये कंपनी सऊदी वेल्थ फंड, एक बड़ा फंड है मिडिल ईस्ट का, सऊदी वेल्थ फंड, $1.5 बिलियन की बातचीत चल रही है जियो के इन्वेस्टमेंट के लिए। और भी कई बड़े इन्वेस्टमेंट हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी का जो बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल का जो आधार है क्रूड ऑयल, रिफाइनरी, उसका बेस मिडिल ईस्ट में है। और उनकी जो घबराहट है इस पूरे डेवलपमेंट से, वो लाजमी है। अब मोदी जी हिंदुस्तान में क्या करते हैं? हिंदुस्तान में आप कह सकते हैं गॉडसे वाली राजनीति होती है जो नूपुर और नवीन कर रहे थे। तो यहाँ गॉडसे हो सकता है, लेकिन विदेश में मोदी जी हमेशा गांधी जी के आगे ही झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं, और गांधी ही मोदी जी की ब्रांड एम्बेसडर है। और शायद इसी वजह से उनको मिडिल ईस्ट में, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे बहरीन हो, कम से कम 6 इस्लामिक कंट्रीज़ ने पिछले आप कह सकते हैं कुछ सालों में मोदी जी को बतौर प्रधानमंत्री अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दिए। जो उनके देश के, उनके मुल्क के सबसे बड़े जो सम्मान थे, वो मोदी जी को दिए। और अगर ये मामला बढ़ जाता तो ऐसा कुछ डिप्लोमेट्स का कहना है, रिटायर्ड, कि सबसे पहले ये सम्मान, ये सिविलियन ऑनर्स वापस होते हैं, और उसमें सऊदी अरब बिल्कुल ना झिझकता।
अब ये विश्व गुरु बनने की दौड़ में, या यूं कहें कि पुतिन और शी जिनपिंग से बड़ा बनने की जो एक ख्वाब है मोदी जी का, वो ख्वाब ना सिर्फ ढेर होता, अपमान का घूंट पीने लगता। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डर था बड़े मुद्दों के अलावा, जहां पर व्यक्तिगत आपकी निजी साख वो भी जुड़ी हुई थी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी तक तो सम्मान मिल रहा था और ये जो मोहम्मद साहब पर बात हो रही है और हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, सारा का सारा ठीकरा बीजेपी पे, अल जजीरा, गल्फ न्यूज, खलीज टाइम्स और बाकी अखबार बार बार बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे थे, हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये सारी गड़बड़ी क्यों हो रही है। और इसके साथ साथ जो पिछले महीने भर में आपने देखा ज्ञानव्यापी और ताजमहल और कुतुब मीनार और मथुरा, और उससे पहले रामनवमी पर जो और रमजान में जो दंगे, वो सारी बातें हो रही थी। और एक आप कह सकते हैं कि मोदी जी के खिलाफ वहां पर समर्थन, वहां विरोध में भी बहुत कुछ हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो अल्टीमेटली इतवार की सुबह नड्डा जी से बात हुई, दिल्ली दरबार की साहब की, अमित शाह से बात हुई और ये चीज़ें क्लियर कर दी गई कि नूपुर के खिलाफ एक्शन लेना है, नवीन कुमार के खिलाफ एक्शन लेना है, निष्कासित करिए, सस्पेंड करिए और प्रेस रिलीज जारी करिए मीडिया में। और सभी मीडिया चैनल से कहा गया कि आप इसको प्रोमिनेंटली प्रोजेक्ट करिए। और यही नहीं, जितने भी एम्बेसडर्स थे विदेश मंत्री के थ्रू जो उस वक्त यूरोप में थे, ये कहा गया कि आप जाकर भारत का वर्जन सामने रखिए, यानी एक तरह से अपोलोजाइज करिए। अब दोस्तों, इन 8 साल में मोदी जी पहली बार दुनिया के सामने बैकफुट पर आ गए। हिंदुस्तान के लिए ये तकलीफ भरा वक्त है, क्योंकि है तो हमारे प्रधानमंत्री, और अपमान अगर सिर्फ बीजेपी का आप कहें, ऐसा नहीं, अपमान हमारा आपका सबका हुआ है। कम से कम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ये जो प्रसंग उठा है। बहरहाल, अगर 2024 तक मोदी जी चाहते हैं कि सब कुछ अमन चैन से चले, तो उनको इस नीति पर विचार करना होगा, पुनर्विचार करना होगा, जो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं। ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ाया जा रहा है, उसको हमें देखना होगा। और खासकर योगी जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक एक मैसेज देना होगा कि बुलडोज़र को आप सिर्फ गैराज में रखिए, खड़ा करिए। और जिस तरह से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, उस पर भी कई बार अब बीजेपी को सोचना होगा, क्योंकि अब घर से बाहर खबर जा चुकी है। तो आज बस इतना ही, और फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, उनकी अंदर की कहानी है, जल्दी कहीं जगह आपको दिखेगी नहीं। दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करिए, उनको बताइए कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग, और क्या वो मजबूरियाँ थीं जहाँ मोदी जी को झुकना पड़ा, वाकई झुकना पड़ा।